हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चैट ओपन है क्या? हाँ, चैट ओपन है। सब लोग एक बार गुड मॉर्निंग लिख दो। अरे गुड मॉर्निंग, जीएम लिख दो। चलो जीएम जीएम डाल दो। सब लोग जीएम डालते रहो भाई। ये प्रोग्रामर हमारे प्रोग्रामिंग दिखा रहे हैं। फ्रेंड गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो आप में से कौन कौन ऐसे बाहर है? अगर बाहर है तो यस लिखो, मतलब घर पे नहीं, आउट ऑफ स्टेशन है। 3 लोग बाहर है। कोई नहीं, मैं भी बाहर ही हूँ। मैं बाहर से ज्वाइन कर बैठा हूँ। तो कोई नहीं, आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेन मोटिव हमारा जैन एआई के ऊपर थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर करने के लिए है। और मतलब कि जैन एआई से हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, वो सब के बारे में है। मेरी आवाज थोड़ी अलग लगे तो चलेगा, चलाना पड़ेगा क्योंकि गला थोड़ा खराब है। बट कोई नहीं, बाकी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अरमान को बुलाना चाहूंगा। अरमान। अरमान सर। हेलो। यस यस यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है। कैसे हो सब लोग? ठीक है, तो आई वांट एवरीवन टू इंटरेक्ट थ्रू चैट। ओके, अब ऐसे नहीं होना चाहिए कि सब डेड पड़े हुए हैं, मतलब ऑनलाइन है तो। हाँ, बस ये। ठीक है। हाँ हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क दैट कितने लोग जेन ए स्टडी जैम का पार्ट थे? बस हैंड रेस कर लो अपना। हैंड रेस करके बता दो कितने जेन ए का पार्ट थे। यहाँ पे एक ही क्यों बता रहा है? चैट में ओके। यस लिख दो। हाँ, चैट में। यस। हाँ हाँ। 21 लोग थे। ओके। ठीक है, गुड गुड गुड। ठीक है, तो आज का टॉपिक है, आप सबने रजिस्टर किया आज के इवेंट के लिए, तो आज का क्या टॉपिक है, कोई बता सकता है मुझे? ऐसा नहीं कि मुझे टॉपिक नहीं पता। पर आपसे पूछ रहा हूँ, आप सबने ज्वाइन किया तो ऐसे ही आपने रजिस्टर कर लिया, मैसेज आया तो, या तो आपने कुछ देख के जेनियर स्टडीज आ गया, ये टॉपिक है। आज का टॉपिक क्या, आप सबने रजिस्टर किया होगा तो इवेंट पेज पे जब आप आरएसवीपी किए होंगे तो उसमें आज का टॉपिक बता रहा होगा। नहीं आइडिया किसी को? क्लाउड कंप्यूटिंग एंड जेन एआई, बिल्ड विथ एआई। ओके। ओके, तो आज का टॉपिक है बिल्ड विथ एआई, लेकिन उसके अंदर हम सीखेंगे कि हाउ यूजिंग गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यू कैन, या गूगल क्लाउड एंड वर्टेक्स एआई। ओके, हाउ यू कैन create and deploy your AI model using Google Cloud Platform and Vertex AI. Okay, तो आज हम ये देखने वाले हैं। मीन्स वी विल गेट अ ओवरव्यू अबाउट गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या है एंड वर्टेक्स एआई क्या है। तो आज first of all I would like to start and I would give you some introduction and I would brief you about what is vertex AI and how to use it. Okay, what are the options available when you when you go visit Google Cloud Platform? So क्या क्या ऑप्शन आते हैं वर्टेक्स एआई में जो आप यूज कर सकते हो एमएल का मॉडल बनाने के लिए और उसको डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है। और किस किस को ये जानने में भी इंटरेस्ट है, मतलब किस किस को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये जानना चाहिए? यस लिखिए, यस यस। अच्छा, ये तो पूरा आ गया। चलो अच्छा है, तो मतलब अब स्टार्ट कर सकते हैं, काफी लोगों को सीखना है।
और मुझे डिप्लोमा वाले ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन है डिप्लोमा वाला, हाथ ऊपर करो। गुड यार, सब कुछ डिप्लोमा वालों को सीखना है मतलब। सही है, ठीक है, हाथ नीचे। ठीक है, तो जो भी जेएनएआई में थे उन सबको पता होगा कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में एक ऑप्शन होता है वर्टेक्स एआई का। तो ये सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव रखता है। कौन बताएगा कि वर्टेक्स एआई होता क्या, उसका यूज क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को कितना पता है वर्टेक्स एआई के बारे में। थोड़ा चैट में लिख दो कि क्या होता है वर्टेक्स एआई, क्या यूज है उसका। एक लाइन में बस, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं लिखना। एक लाइन में कि क्या यूज है, क्या होता है, क्या वर्टेक्स एआई से बताओ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रिलेटेड, वर्टेक्स एआई सिंपल परफॉर्मेंस सिंपलीफाइज द एंटायर मशीन लर्निंग। ओह भाविक, गूगल किया वर्टेक्स एआई स्कूल ऑलरेडी। ओके, तो आई होप सबको पता होगा जिन्होंने भी ज्वाइन किया है। ठीक है, तो हाँ, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा व्हाट इज वर्टेक्स एआई। तो एक, whenever you create your machine learning model, you have to follow some steps, okay, जिसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग वर्कफ्लो। ठीक है, मशीन लर्निंग वर्कफ्लो में क्या क्या स्टेप्स होता है वो हम आगे देखेंगे। पहले चाहिए जान लेते हैं वर्टेक्स एआई क्या है। तो वर्टेक्स एआई एक प्लेटफॉर्म है जो गूगल क्लाउड हमें प्रोवाइड करता है। और वर्टेक्स एआई को अगर आप यूज करते हो तो आपको एवरी स्टेप ऑफ मशीन लर्निंग वर्क फ्लो के लिए आपको डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड करता है, जो आपका ये जो वर्क फ्लो है उसको सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, मतलब आपका जो डेटा प्रिपेरेशन से लेकर मॉडल को डिप्लॉय करने तक का जो भी स्टेप्स रहते हैं, इन सबको वो इजियर बनाता है। कैसे इजियर बनाता है, यूजिंग सम टूल्स जो इसके पास है एंड ऑल द फैसिलिटीज। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन में देखें तो इसकी जो डेफिनेशन हुई ये कहती है कि इट प्रोवाइड्स टूल्स फॉर एवरी स्टेप ऑफ मशीन लर्निंग वर्कफ्लो, एंड इट also supports various machine learning models like regressive model, okay, classification model, clustering model, बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स होते हैं जो ये सपोर्ट करता है। एंड इसमें दो टाइप का ऑप्शन अवेलेबल है, एक ऑटो एमएल एंड एक कस्टम एआई मॉडल। ओके, तो इफ यू प्रिफर नो कोड प्लेटफॉर्म एंड यू वांट दैट कि तुम बस डेटा सेट प्रोवाइड करो और तुम्हारा मॉडल अपने आप ट्रेन हो जाए, देन यू कैन गो फॉर ऑटो एमएल। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट योर कस्टम मॉडल, ठीक है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर योर कस्टम मॉडल ऑप्शन। ठीक है, तो ये था बेसिक ओवरव्यू। कितनों को समझ आया? बेसिक ओवरव्यू कितनों को पता चला कि क्या होता है वर्टेक्स में? अब मशीन लर्निंग वर्कफ्लो क्या होता है ये हम अभी देखेंगे कि व्हाट इज मशीन लर्निंग वर्कफ्लो। आया समझ में सबको? किसी को अगर कुछ भी डाउट है तो वो चैट में पूछ सकता है। ठीक है, हम लोग मतलब चैट देख ही रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ठीक है, ओके, सो लेट्स डाइव इनटू व्हाट इज मशीन लर्निंग वर्कफ्लो। तो अदनान, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, वेट अ सेकेंड। Okay, so this I'm going to give you an overview. So I will just type in my box and means इसके लिए कोई पीपीटी नहीं है। I will just tell you and brief you about it. Okay, ठीक है। तो हम अभी क्या देखें, व्हाट इज एमएल वर्कफ्लो। ठीक है, तो एमएल वर्कफ्लो जैसे मैंने बताया, एमएल वर्कफ्लो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं व्हेन यू क्रिएट योर और व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर ओन मशीन लर्निंग मॉडल। सो एमएल वर्कफ्लो में फ्रॉम डेटा प्रिपरेशन से लेकर जब तुम अपने मॉडल को डिप्लॉय करते हो, ये सारे स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो नंबर वन स्टेप होता है हमारे एमएल वर्कफ्लो का डेटा इंजेक्शन। डेटा इंजेक्शन का मतलब होता है कि आप डेटा को अपने प्लेटफॉर्म में ला रहे हो, मतलब आप अपने डेटा को इकट्ठा कर रहे हो। इट इज कॉल्ड डेटा इंजेक्शन। ठीक है, जो सेकेंड हमारा स्टेप होता है, इट इज टू एनालाइज डेटा, एनालाइज द डेटा। एंड द थर्ड स्टेप इज ट्रांसफॉर्म योर डेटा। तो ये जो तीन है ये इनिशियल स्टेप है और ये तीनों हमारे डेटा से रिलेटेड है। फर्स्ट इज डेटा इंजेक्शन, सेकंड इज डेटा एनालाइज एंड थर्ड इज डेटा। So when you
सो टू सो जब तुम इकट्ठा करते हो अपने डेटा को, इट इज कॉल्ड डेटा इंजेक्शन. एंड आफ्टर यू गेट योर डेटा, यू एनालाइज इट. You analyze your data. You find some relationship between your data points and everything. So it is called that you analyze your data. Okay. एंड जब तुमने डेटा को एनालाइज कर लिया कि कौन से कॉलम जरूरी है मेरे डेटा सेट में और कौन से कॉलम आई डोंट वांट, कौन से कॉलम अनयूजफुल है, तो तुम क्या करते हो, डेटा को अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करते हो. कि जैसे अगर मेरे डेटा सेट में 5 कॉलम है, उसमें से मेरे को सिर्फ 3 ही यूजफुल है मेरे मॉडल के लिए, तो तुम क्या करते हो, बाकी के जो 2 कॉलम है उनको तुम रिमूव करते हो. ठीक है, पाइथन की वेरियस लाइब्रेरी से. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब तुम अपने डेटा को अपने मुताबिक मोल्ड करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो. ठीक है, तो ये तीनों है, फर्स्ट 3 स्टेप्स है, दे आर द पार्ट ऑफ डेटा प्रिपरेशन. ये जो पहले 3 स्टेप है, डेटा इंजेक्शन, एनालाइज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों क्या है, डेटा को तुम प्रिपेयर कर रहे हो. ठीक है, ताकि तुम अपने मॉडल को फीड कर पाओ. दे आर द पार्ट ऑफ डेटा प्रिपरेशन. आफ्टर दैट, इसके बाद आता है द फोर्थ स्टेप इज टू ट्रेन योर मॉडल, क्रिएट एंड ट्रेन योर मॉडल. ठीक है, जो फोर्थ स्टेप है इसमें क्या होता है, पहले 3 स्टेप में तो तुमने अपना डेटा को प्रिपेयर किया ताकि तुम अपने मॉडल को बना सको और उसको ट्रेन कर सको. ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या करोगे तुम, यू क्रिएट अ मॉडल यूजिंग द डेटा दैट यू हैव प्रिपेयर्ड एंड यू ट्रेन योर मॉडल. ओके, अब जैसे मैंने बोला, वर्टेक्स प्रोवाइड्स यू 2 ऑप्शंस टू क्रिएट एंड ट्रेन योर मॉडल. ओके, द फर्स्ट ऑप्शन इज यूजिंग AutoML and the second option is using your custom model. ठीक है, so what is AutoML? As I said earlier, that if you prefer no code, means if you prefer that that I just want to take my data, I just want to put my data set, and I want my platform, means my Google Cloud platform, to create the best model, yeah, best fit model for me according to my data. So उसके लिए you can use AutoML. ठीक है, now AutoML supports various kind of data types like image data type, tabular, then text data type and video data type. ठीक है, let me write here also. Yeah, we will dive into it deeper later. First, just understand about the workflow. ठीक है, and after that, there are some features that AutoML don't provide. So if you want that features, then you can go for custom model. How can you create custom model? By using some Python libraries like PyTorch, scikit-learn, SciPy, different libraries, and uploading your Python file in the cloud. Okay, so these are the 2 options for creation and model training. Okay, and the next step is to the fifth step is to evaluate your model. Evaluate. See, first you have processed your data, you have prepared your data. After that, what you have done, you have created and trained your model. What is the next step? Obviously, you need to test your model. So evaluation, or you can say evaluate or test the model, or you can write test the model. Okay, so after training your model, what you need to find? You need to find your model's accuracy, कि भाई कितना accurate है मेरा model, कितना अच्छे result दे रहा है. ठीक है, so for that you need to evaluate your data, sorry, your model. After that, if the evaluation is successful, means your model give you 90 to 95% accuracy, then what are the next steps? Then after that you can deploy your model. Okay, and after that what you do, you use your model for the predictions. Okay, so these are the 7 steps that are included in the machine learning workflow. Okay, and here this is the main thing, which is deploy your machine learning model. Okay, now to deploy your machine learning model, your model would require some physical resources as well as some hardware that you can scale up. Okay, so Google Cloud Platform provides, and Vertex AI provides you these resources, which are physical resources that your model requires by deployment, as well as the hardware that you can scale, like RAM and all. Okay, like scalable hardware which can be scaled up and down according to the use cases, as well as the physical resources.
The physical resources like GPU and all, CPU, those are also provided by the Google Cloud and Vertex AI. Okay, so these are the basic steps of machine learning workflow. So do you all understand about? Did you all get it about what is machine learning workflow? Yes or no? I have explained it in the very simple manner ताकि जो beginner है सबको पता लगे कि क्या होता है machine learning workflow. Yes. Okay, good. Okay, so this is a machine learning workflow. Now, as I told, that your first step is to data preparation, means to manage your data set. So how can you manage your data set? Okay. So to manage your data set, you have some raw data. You transform your raw data into you collect you collect various types of data, and then you create a data set. And from data set, you train and create your model. So this is the steps which you follow. And as I told earlier, there are some data types that are Vertex AI supports. Like the first data type is image data type. So using image data type, you can create different types of models. Like you can create a classification model. Second is you can use it for object detection. Okay. And thirdly, you can use it for segmentation. Okay, so what are all these things that I have just said? Let me just brief you about it. So image, if you have an image, what can you use your model for? First is classification. Classification in the sense like if I have given two picture to my model, like one image is of a duck and one image is of human. So I can use my machine learning model to classify which image is of human. So this is called a classification model. Okay. The second use case is object detection. Like if I have different type of vegetables and I want you to figure out uh, which is which is bindi. I have asked my model to figure out it. So from the image, it detects the object. Like my object is to detect the one vegetable. So this is called object detection. And segmentation, it is a little higher level of uh, model. Like here, labels are assigned to each and every pixel. So here there is a pixel level accuracy in your model which is required. Means in the image there are different type of pixel. So your model recognizes each and every pixel in the image. So this is called segmentation. Okay. And second data type that is supported is tabular data type. It is very common data type. Like in the Excel sheet, you have seen tabular data type. So it consists of rows and columns. So it can be used for regression model. So what do I mean by regression model is that to predict something, it is a predictive model. Like if I want to predict that what will be the temperature tomorrow, so this is called regression model. Okay. I will provide some past data and I want to predict a particular value. Okay, so this is called regression model. And second use case is that it can be used for classification. Okay, you can also classify ki, uh, is it hot or not, means is it humid. Like I want to classify that will tomorrow be humid or not. So it is a yes or no value. So it is a classification thing. Like there are only two binary values. Okay, so it can be used for regression, classification, as well as forecasting, like weather forecasting and all. It can also be used for forecasting. Okay. And the third type of data type is the text data type. Okay, the text using the text data type, what you can perform is classification. 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 How you can do classification? Like you can classify your like if you have a paragraph given, you can classify different type of similar type of paragraphs. Like meaningful paragraph, you can classify them meaningful and non meaningful paragraphs. Okay.
And the second thing is entity extraction. You can extract a particular entity from a paragraph. Okay. Okay. And the third type of data type is, means third thing you can do is sentiment analysis. Okay. Now, what is sentiment analysis? Like, from a given paragraph, you can predict that. Means you can analyze that. Uh, is it a rude comment, or it is a is it a joyful comment? It is used for sentiment analysis, like to predict that अगर एक comment दे रखा है तो वो क्या मतलब अच्छा comment है बुरा comment है. For that you can use sentiment analysis. Okay, sorry, text, it is text. Okay. And the last type of data type that are Vertex AI supports is video data type. Okay. In video data type, again, you can perform classification. Okay. After classification, you can do action recognition. What I mean by action recognition is that in a video, you can recognize different type of action. Like if I have a video of a football match, you can recognize that that when a player is having a shootout, so when he's shooting a ball, when he is doing any penalty shootouts or free kicks, you can recognize that action in the video. Okay, so this is called action recognition. After that, you can use object tracking. Okay, you can, after that there is object tracking. Like in a football match, if you want to track a particular object like football, like where is football and from where to where it goes throughout the match, so for that you use object tracking. Okay, so object tracking, it creates box around the object that you want to track, so that you can track it throughout the video. Okay, so these are the four major types of data types that are Vertex AI supports. First is image, tabular, text, and video. And I have also provided some of the use cases that can be applied in these data types. Okay, are you all getting? सबको समझ आ रहा है? Yes or no? Okay. Okay. So this was about all the data set that are machine learning supports in Vertex AI. And as I said earlier, there are two types of models that are Vertex AI supports. One is AutoML, and the second one is custom model. Okay. So when I refer to AutoML, you can use AutoML for these type of data types: image, tabular, text, and video. Okay. So yeah, AutoML can be used for all these use cases like classification, segmentation, regressive model classification, forecasting, sentiment analysis, object tracking. Okay, as you can use all these data types in AutoML, so by default you can perform all these actions also on the specified data type. Okay, so this is AutoML. And what about custom models? Like you can use custom model when you have mixed data type. AutoML does not support mixed data type. Like if you have a data type of image as well as text. Okay, like you want to like you have an image given as well as a text, like a description given about the image. So in that case, AutoML does not support mixed data types. Our custom model means that you will create, it can support mixed data type. So this is the main use case where you can differentiate between AutoML and custom model. Okay, and yeah, one differentiation is that also that AutoML is no code. Your Vertex AI platform selects the best model, yeah, best fit model that can be used for the particular data type. And in custom model, you need to create the model and upload it in the cloud. Okay, so this was just the basic about what is Vertex AI and what are the options that it provides in the Google Cloud platform. Okay, understood everyone? Kisi, I hope everyone follow along and get to know. Okay, yeah, okay, good. So this was from my side. Now I would like to call Adnan to share more things about Vertex AI.
Adnan. Thank you, Arman. Yeah. Am I audible to all? Guys, आवाज आ रही है तो एक बार यस लिख दो ना चैट में. ओके ओके. सो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एक और बार आफ्टर अ लॉन्ग सेशन ऑफ अरमान सर. आप सबको ये जो टॉपिक अरमान ने बताया वो आपको समझ आया? एमएल का वर्क फ्लो कैसा होता है? गाइस एक बार चैट में यस लिख दो आपको समझ आया तो. अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि ये जितना भी अरमान सर ने बताया ये सब वर्टेक्स एआई के अंदर ऑटोमेटिकली हो रहा होता है. हमें कुछ करना नहीं होता. जितना भी वर्क फ्लो बताया है अरमान सर ने कि जो भी डिप्लॉयमेंट वगैरह होता है, स्टार्टिंग होती है जहाँ से हम क्रिएट करते हैं डेटा, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली अंदर बैकग्राउंड में चल रहा होता है, जो वर्टेक्स एआई खुद बेस्ट फिट उसमें से निकाल के और आपको शो करता है. आपका जो भी डेटा है उसको एक प्रेडिक्टिव वे में और उसका आउटकम आपको निकाल कर देगा. हमारा मेन टॉपिक आज का जो है वो वर्टेक्स एआई है. अब अरमान सर ने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि वर्टेक्स एआई का क्या है बैकग्राउंड, कैसे वर्किंग करता है, एमएल को यूज़ करता है. पहले पहले वो कस्टम को यूज़ करता था कि हमको सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ता था, डेटा सेट हमको मशीन बताना पड़ता था. मशीन मीन्स के मॉडल, जो मॉडल होता है हम उसको मशीन बोलते हैं, कि हमको बताना पड़ता था कि किस मशीन को यूज़ करना है, किस मॉडल को यूज़ करना है कि हम इसका आउटकम हम जैसा चाहते हैं वैसा डेजिग्नेटेड आउटकम आए. तो उसके लिए पहले बताना पड़ता था. फिर गूगल क्लाउड ने वर्टेक्स एआई को लॉन्च किया, वर्टेक्स एआई के एपीआई लॉन्च किया. उसके बाद से ये सारा काम बहुत इजी हो गया. अच्छा, आप में से कितने लोगों ने वर्टेक्स एआई वाला मॉड्यूल खुद से किया था? जितने लोगों ने भी खुद से किया था उनको एक प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी कि जब वो मॉडल्स के अंदर स्विच करते थे, कोई मेरे को बता सकता है कि जो वर्टेक्स एआई था उसके अंदर कौन से मॉडल्स थे, मॉडल्स यूज हो रहे थे वहाँ पे? हेलो गाइस, मेरी आवाज़ आ रही है कि? हाँ, तो कुछ कुछ लोगों ने भी, मतलब 2 ही लोगों ने बताया कि जेमिनी 1.5 प्रो 1 एंड फ्लैश यूज़ होता है उसके अंदर. ऐसा होता क्यों है कि जब हम अलग अलग जब हम उसके अंदर अलग अलग मॉडल्स यूज़ करते हैं तब उसके अंदर अलग अलग चीज़ आती है, अलग अलग आउटकम आता है. उससे पहले हम जेमिनी क्या होता है, जेमिनी क्या होता है? जेमिनी बेसिकली जो अलग अलग मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स होते हैं उनको कंबाइन करके एक डुअल फंक्शनल की तरह वर्क करता है. डुअल फंक्शनल का मीनिंग पता है किसी को? गाइस, किसी को डुअल फंक्शनल का मीनिंग पता है? डुअल फंक्शंस क्या होते हैं? एक साथ दो काम तो ठीक है, एक साथ दो काम, वो डुअल फंक्शनल हो उस तरीके से हो गया. बट जेमिनी कैसे काम करता है डुअल फंक्शनल के अंदर? जैसे जेमिनी के अंदर अलग अलग फीचर्स होते हैं कि कुछ जेमिनी के मेनली 3 मॉडल्स होते हैं, वो आगे आएंगे. उसमें से एक होता है एआईएमएल मॉडल होता है. तो एआईएमएल मॉडल के अंदर क्या होता है कि डुअल फंक्शनैलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जब भी हम डेटा साइंस के अंदर क्या होता है, आपको एक डेटा सेट दिया जाता है और आपके उसके अंदर से आपको आउटकम निकालना होता है, डेजिग्नेटेड आउटकम जो आपको चाहिए होता है. तो हम क्या करते हैं कि उस डेटा सेट को हम एआई को देते हैं. तो जेमिनी जो है वो एआई को उस डेटा सेट को देता है और दोनों को एक साथ वर्क करवाता है. मतलब एक फेस में वो एक दोनों फेस पैरेलल वर्क कर रहे होते हैं वहाँ पर, और एक फेस के अंदर वो जो डेटा सेट है उसको क्लासीफाई करता है और सेकंड में उसको डिस्प्ले करता है. मतलब पैरेलली दोनों वर्क कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं डुअल फंक्शनैलिटी. जेमिनी क्या करता है? जेमिनी ने इस चीज़ को बहुत आसान कर दिया. हम पहले क्या करते थे, जब एआई और डेटा साइंस का जब जेमिनी नहीं था उससे भी पहले मॉडल्स थे, बट वो बहुत ही लो लेवल पर वर्क करते थे. तो उस टाइम पे क्या करते थे, हमको डेटा सेट को देना पड़ता था, हम डेटा सेट को हमको खुद से क्लासीफाई करके देना पड़ता था. जो नॉन क्लासीफाइड डेटा सेट्स होते थे उनको जो मॉडल्स पहले थे वो मॉडल्स उस चीज़ को क्लासीफाई नहीं कर पाते थे. उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी, वो इतने लार्ज डेटा सेट्स होते थे. मान लो कोई कंपनी है तो उसका एक जो
साल का जो डेटा सेट होता है, जो मान लो कि एक प्रोडक्टिव डेटा सेट है कि हमने कितना प्रोडक्शन किया, कितने सेल्स हुए, तो वो चीज़ को वो एक साथ एनालाइज नहीं कर सकता था, एक साथ क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता था। तो इसीलिए जेमिनी ने जो अलग अलग मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स को एक साथ लेकर आया और एक प्लेटफॉर्म पर, जिससे हम डेटा साइंस और एआई को एक साथ ज्वाइन कर कर उनका मर्ज करवा कर और हम एक बेटर आउटपुट निकाल सकते हैं, जिससे क्या मल्टीटास्किंग भी बढ़ जाता है और उससे जो हमारा टाइम होता है, टाइम कंजप्शन कम होता है। उसके साथ हमारा जो मॉडल स्केलिंग होता है, यानी किसी भी एक मॉडल को ट्रेन करना, और उसके लिए बहुत हैवी कॉस्ट आता है। आप लोग जब वर्टेक्स एआई कर रहे थे तो आपका कॉस्ट कितना था, कोई बता सकता है? जब आपने मॉडल स्विच किया था तो आपको कॉस्ट पता होगा, किसी ने वो कॉस्ट नोटिस किया था? 2 मिलियन, 2 मिलियन नहीं, 5 क्रेडिट, वो तो हमारा फ्री था, इसके लिए हम लोग क्रेडिट यूज करते थे। $300 नहीं, वहाँ पे होता था $13.23 फॉर अ मॉडल, मतलब एक मॉडल को यूज करने के लिए फॉर अ आवर हमको $13.3 कॉस्ट देना पड़ता था। बट बिकॉज हम लोगों ने जेएनए के कोर्स के अंडर में लिया हुआ था वर्टेक्स एआई को, तो इसीलिए हमको वो चीज़ फ्री में थी। बट आप लोगों ने जब थोड़ा गौर से देखा होगा तो आपको एक वहाँ पर एक वर्क दिया हुआ था कि आपको जेमिनी प्रो मॉडल यूज़ करना है। तो जब आप जेमिनी प्रो मॉडल पे स्विच करते हो फ्लास्क से, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कॉस्टिंग लिखी हुई थी $13, आपको $13.23 आपको पे करना पड़ता था। बट बिकॉज आपके पास क्रेडिट था, वो आपके, बट जेमिनी इसीलिए कि जब उसका जो स्केलिंग होता है, मॉडल स्केलिंग होता है, तो मॉडल स्केलिंग के अंदर जो पेमेंट होता है वो हायर हो जाता है। इसके लिए वो उस चीज़ को टैकल करने के लिए जेमिनी ने अपने अलग अलग मॉडल्स निकाले हुए हैं, क्योंकि हर कंपनी अलग स्केल पर वर्क करती है। इसके लिए तो फास्टर प्रोसेसिंग के लिए उन्होंने डुअल फंक्शनैलिटी फ्रेमवर्क्स को यूज़ किया, कि अलग अलग फ्रेमवर्क्स और अलग मॉडल्स को यूज़ कर कर उन लोगों ने एक बेटर वे बनाया, बेटर मॉडल बनाया, जिससे हम जो डेटा सेट्स है उनको जल्दी एनालाइज कर कर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और अपना जो डेजिग्नेटेड आउटकम है वो हासिल कर सकते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट है? मॉडल एक्यूरेसी या फिर मॉडल स्केलिंग क्या होता है? गाइस चैट में लिख दो अगर आपको कोई डाउट है तो। और वही पर्पस यही होता है कि जो मशीन लर्निंग जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी मॉडल के ऊपर, तो वो मशीन लर्निंग क्या, वो अलग अलग वे में काम करता है। पहले वो डेटा को एनालाइज, जैसे अभी बताया था कि डेटा को क्रिएट करना होता है, फिर उसके बाद वो डेटा को एनालाइज करेगा, एनालाइज के बाद ट्रेन करेगा, ट्रेनिंग के बाद उसको डिप्लॉय करेगा। तो ये अलग अलग 5 फेजेस में काम हो रहा है वहाँ पर। तो इसके लिए बहुत बहुत टाइम लेता है। वो जो टाइम होता है, तो वो जो जो टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा लेता है। इसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन होता है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अभी हम छोटे स्केल पर देख रहे हैं तो हमको इफेक्ट नहीं पता चलेगा, बट एज अ कंपनी अगर आप देखते हो तो अगर हम इस चीज़ एक डेटा सेट के अंदर हज़ारों हज़ारों लाइन के डेटा होता है। मान लो एक अगर एक्सेल शीट जो उसमें आ रही थी वो 15 लाइन की थी, बट जब कंपनीज का जब फाइनल होता है, उनका जब क्लासिफिकेशन होता है, तो उसके अंदर मिलियंस के अंदर मतलब लैक्स के अंदर लाइंस होते हैं एक्सेल शीट जो भरे होते हैं। जैसा भी वो डेटा अपना प्रोवाइड करते हैं इमेजेस में, तो उनका बहुत सारा बहुत बड़ा डेटा होता है। तो उसका वो लर्न जो मशीन लर्निंग हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कि वो एक बेटर एक्यूरेसी पे, उसकी एक जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो, उसके लिए जेमिनी को यूज़ करते हैं। और जो एडेप्टेबिलिटी है वो तो जेमिनी की वैसे ही अच्छी है, क्योंकि वो जब दो चीज़ों को अलग अलग जो फंक्शनैलिटीज़ है उनको जब कंबाइन कर रहे हैं, तो वो अलग अलग एनवायरनमेंट को कंबाइन करता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग सेटअप में हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है अभी तक? सो अभी अभी हम लोग आ गए टाइप्स ऑफ जेमिनीज ये मॉडल्स, ये टाइप्स है। इन मॉडल्स के अंदर जो हमने अभी तक पढ़ा है फ्लास्क और प्रो, वो एआईएन एमएल के अंदर आते हैं। तो हुसैन ये वाला क्वेश्चन है ना, हम लोग लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ओपन एआई और जेमिनी में बहुत फर्क है। ठीक है,
तो डेटा जेमिनी मॉडल्स क्या होते हैं? डेटा जेमिनी मॉडल्स बेसिकली जो कंपनीज के अंदर यूज होते हैं, जो एनालाइजिंग कंपनीज होते हैं, जैसे कोई कंपनी जो फर्म्स होते हैं उनके अंदर यूज होते हैं, जो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा के लिए ज़्यादातर यूज होते हैं। मान लो आपका कोई प्रोडक्शन कंपनी है, मान लो आप कोई मशीन बनाते हो या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो उसके अंदर ही होगा कि आपका डेटा कितना रिलायबल है दूसरों के लिए। आप उन लोगों से ओपिनियन लेते हो, वो लोग उसके अंदर मान लो आप अपना ओपिनियन देते हैं, आप उसको डेटा के अंदर स्टोर करते हो, बट फिर आप उसको जेमिनी को दोगे कि हमको इसके अंदर से, ये हमारा ये कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है, इसके अंदर से हमको चाहिए कि हमारा डेटा कितने परसेंट लोगों के लिए रिलायबल है, कितनों के लिए नहीं है, कितनों के लिए कॉस्टिंग में ज़्यादा है किसी के लिए। तो वो सब स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर होता है, और इसके अंदर सिर्फ क्लासिफिकेशन होता है, इसके अंदर कोई एल्गोरिदम वगैरह यूज नहीं होता। तो इसके इसे सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए होता है कि इतने से इतने परसेंट निकाल के दे देगा और जेमिनी, और इतना बता देगा। दूसरा होता है ए आई एम एल जेमिनी मॉडल्स। ए आई एम एल जेमिनी मॉडल्स क्या होता है? जो खुद के आउटकम्स भी जनरेट कर सकते हैं। मान लो आपने एक टास्क दिया है एमएल को, आपने एक टास्क दिया है एमएल को कि मुझे मेरी कंपनी में इतना ग्रोथ करना है। अगर मैं पहला मेरा जो डेटा है उसके ऊपर से वो आपका आउटकम निकाल के देगा, और अलग अलग एक साइमल्टेनियसली ऐसा वर्क करेगा कि वो एक साइड आपके डेटा को एनालाइज करेगा, दूसरी साइड उसके अंदर से जो भी फ्लॉज होंगे उसको निकालेगा, और आपको उसका बेटर वे देगा कि आप कैसे इसको टैकल कर सकते हो। वो होता है ए आई एम एल मॉडल्स। ए आई एम एल मॉडल्स यानी बेटर मॉडल्स होते हैं जिनके अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, थर्ड होता है कोलैबोरेटिव जेमिनी मॉडल्स। कोलैबोरेटिव जेमिनी मॉडल्स क्या होते हैं? ये एजेंट्स होते हैं जो रियल टाइम डेटा शेयरिंग होता है। जैसे आपके जो आप किसी भी कंपनी के अंदर या फिर किसी भी, आप जब कोर्स के अंदर जाते हो तो आपने कितना उसके अंदर, अ, जैसे आप लोग अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग अभी जो कोर्स कर रहे थे, तो आप लोग क्या करते थे, उस कोर्स को अगर बीच में छोड़ दो तो वो एक रियल टाइम डेटा बनता है। जब आप रिटर्न आओगे तो आपको उतना ही मिलेगा या फिर उससे अपडेटेड मिलेगा वो एक्सेल शीट के अंदर। वैसे ही जो रियल टाइम डेटा होते हैं, रियल टाइम डेटा क्या होता है? रियल टाइम डेटा शेयरिंग यानी मैंने आपको कोई डेटा शेयर किया, मैंने किसी ए आई एम एल को, किसी एल्गोरिदम के अंदर जेमिनी को मैंने एक ऐसा मॉडल दिया जो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाता है। जैसे कोई पॉपुलेशन वाइज है तो ऐसी चीज़ें, क्या वो अपडेटेड डेटा होता है, वो एवरी सेकेंड अपडेट होता है। तो आपका जो जेमिनी मॉडल होगा वो इतना सिंक्रोनाइज्ड होगा कि इतना और इतना स्केलेबल होगा, इतना एक्यूरेट होगा कि वो एक साइड उस डेटा को एवरी सेकेंड, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो उस डेटा को एनालाइज करता जाएगा। वो जेमिनी उस डेटा को एनालाइज करेगा, उसके साथ ही उसका आउटकम देता रहेगा। तो ये जो कोलैबोरेटिव जो जेमिनी मॉडल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? एक साथ मल्टी वर्क करते हैं, मल्टीटास्किंग इनके अंदर होता है। जो जो ए आई एम एल जेमिनी मॉडल्स है, ये उसका भी प्रो मॉडल्स होते हैं। इनके अंदर बहुत ही हाई लेवल पर, हाई स्केल पर जो भी क्लासिफिकेशन वगैरह होता है वो सब इनके अंदर होता है। जैसे हमारे इंडिया का पॉपुलेशन ले ले, अगर एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो डेटा अपडेट होता रहता है, जो इंडियन गवर्नमेंट का डेटा है वो अपडेट होता रहता है। अगर हम उसको जेमिनी को देंगे और उसको बोलेंगे कि हमको एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए, ऐसा सेक्शन चाहिए जहाँ पर ये जो पब्लिक डेटा है, ये पब्लिक डेटा और हर वक्त, हर सेकंड में वहाँ पर अपडेट होता रहे, तो ये कि कोलैबोरेटिव वर्क में काम करता है कि ए आई एम एल के साथ वो डीप लर्निंग वगैरह को सबको यूज़ करता है, और उससे एक बेटर और एक एनहांसिंग आउटपुट आपको देता है। मतलब ये मॉडल्स बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल, और जो बड़े बड़े लार्ज डेटा सेट्स होते हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने लार्ज डेटा सेट्स होते हैं, उनके लिए ये मेनली यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी तक किसी को डाउट है इसके अंदर? हेलो गाइस, किसी को डाउट हो तो आप लोग लिख सकते हो, हम लोग बाद में वो डाउट लिखेंगे। अभी अभी आप लोग एक, आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमको ये सब पता है, हमने अभी ये सब
किया है, बट आप सबको एक चीज़ समझाना ज़रूरी है। अगर आप AI/ML और जेमिनी का वर्टेक्स AI यूज़ करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जेमिनी कौन से लेवल के डेटा सेट के लिए कितना ज़्यादा रिलायबल है। मैं कौन सा डेटा सेट यूज़ करूँगा कि तब मेरे को मेरा जो डेजिग्नेटेड जो भी आउटकम है वो मेरे को कितने कम टाइम में और कितने एक्यूरेटली मेरे को उसका आंसर मिलेगा। ठीक है। तो इसमें क्या, जेमिनी के प्रो वर्जन्स और एक होता है फ्लास्क। प्रो वर्जन और फ्लास्क दोनों का जो वर्किंग होता है वो सेम होता है, दोनों एक ही चीज़ के लिए काम होते हैं, बट उनके अंदर जो थोड़े थोड़े जो सिमिलैरिटीज है वो मतलब एक प्राइसिंग का सिमिलैरिटी, तो जो डिफरेंस सॉरी जो डिफरेंस है वो तो हो गया, कॉस्ट का डिफरेंस हो गया। तो इन सब के अंदर फ़र्क यही है, जो मीडियम साइज डेटा होता है, मान लो कोई मीडियम टास्क कंपनी है, जो मीडियम जो एम जो MSME जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं वो कंपनीज है, या फिर कंपनी छोड़ दो, अगर हम किसी डेटा सेट के ऊपर हम ट्रेन कर रहे हैं और वो डेटा सेट बहुत ही बड़ा है, तो अगर वो लार्ज डेटा सेट है, वो थाउजेंड्स ऑफ लाइन का डेटा सेट है, अगर हम उसके अंदर जेमिनी का कोई भी छोटा वर्जन यूज़ करेंगे तो बेसिकली हमारी जो भी एक्यूरेसी है वो सब खराब हो जाएगी, हमको आउटपुट एक बहुत टाइम के अंदर मिलेगा। ठीक है। अभी आप सबने वो जो जेमिनी जो हमने वर्टेक्स AI वाला मॉड्यूल किया था उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि आपको जेमिनी का प्रो वर्जन यूज़ करना है। सबको पता है ना, किस किस को पता है? एक बार यस कर दो, किस किस ने एक बार ध्यान से एकदम किया था। और आप अब बताओ आपने कौन सा मॉडल यूज़ किया था? किस जेमिनी प्रो वन, जो भी जिसने वन यूज़ किया था, जिसने 1.5 प्रो जो होता है वो एक्चुअली वन होता है, उसके बाद अपडेटेड 1.5 प्रो 002 आता है, और जेमिनी 1.5 प्रो 001। और जो जेमिनी वन जिसने भी यूज़ किया है तो उसका मोस्ट ऑफ लोगों का एरर आया होगा, मोस्ट ऑफ लोगों का जिसने वन प्रो यूज़ किया था उसका एरर आया होगा, और उसका जो भी आउटकम आने में मिनिमम टू मिनिमम 45 to 50 मिनट्स लगे होंगे। एम आई करेक्ट और नॉट? या तो आपका आंसर आया ही नहीं होगा, एरर आया होगा आपको, या आपका जो भी अगर अगर लोड हुआ है तो उसमें 45 to 50 मिनट्स उसने लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि जो जेमिनी वन जो है वो इतना बेसिक लेवल पे बनाया गया था कि उसके अंदर आप अगर आप 20 लाइन्स का डेटा भी डाल दो तो वो उसको उसको ऐसा पैरेलल करने में इतना वक्त लेता है, इतना टाइम लेता है कि आपका टाइम, अगर आप किसी लिमिटेड टाइम के अंदर कर रहे हो तो आपका वो टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका आउटपुट नहीं आएगा, या तो एरर आ जाएगा या आपका आउटपुट नहीं आएगा, ये दो चीज़ों में से। और मोस्ट ऑफ आपका एरर, आपका आउटपुट आता ही नहीं है, इसीलिए इसीलिए आपको स्पेसिफाई किया गया था कि आपको 1.5 प्रो यूज़ करना है। अब प्रो में से 001 किसने यूज़ किया था और 002 किसने यूज़ किया था? हेलो। 001 जिसने भी यूज़ किया होगा उसका आंसर जल्दी जल्दी आया होगा, और जिसने 002 यूज़ किया होगा उसका आंसर थोड़ा वक्त टाइम लेने के बाद आया होगा। जितनों ने 002 यूज़ किया है, मैंने खुद ने यूज़ किया था 002, और मेरा आंसर आने में 20 मिनट्स लगे थे, बिकॉज 002 भले ही कि वो लार्ज डेटा सेट्स के लिए बना हुआ है, बट वो जब लार्ज डेटा सेट्स आप वहाँ पर जब आप यूज़ करते हो तो वो रिसोर्सेज ज़्यादा ऑटोमेटिकली गैदर करता है, कि ज़्यादा रिसोर्सेज गैदर करने की वजह से उसको टाइम ज़्यादा लगता है। 002 के अंदर क्या है, आपका डेटा सेट भले ही कितना भी छोटा हो, बट उसको जो जो डेजिग्नेटेड मॉड्यूल्स है, जो जो डेजिग्नेटेड रिसोर्सेज है, वो उन सबको गैदर करने के बाद आपका जो भी आउटकम आएगा उसको प्रोसेस करेगा। वो एक जो प्रो वन है, प्रो वन, ये जो प्रो वन लिखा है ये प्रो वन का मतलब 01 है, 001, एंड जो प्रो टू लिखा है वो 002 है, जो आप अपने पीपीटी का जो स्लाइड शेयर है उसके अंदर देख रहे हो। तो जो वन जो होता है वो मीडियम साइज के लिए होता है, और जो स्मॉल स्केल डेटा सेट्स होते हैं उनके लिए होता है, जो हम यूज़ कर रहे थे।
और जो दूसरा है जो प्रो 2 है वो लार्ज डेटा सेट्स के लिए होता है, जिसके अंदर जो लार्ज डेटा सेट्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग रिसोर्सेस और एक हाई लेवल पर हाई स्केल पर उस चीज को हाई लेवल हाई लेवल पर उस चीज का आउटकम होता है वो आता है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है कुछ? और जैसे कि जैसे आपका जब हाई लेवल पर बढ़ता है तो उसके अंदर रिसोर्सेज के साथ एआई मॉडल्स और एमएल मॉडल्स भी बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्यूटेशनल पावर और एफिशिएंसी और स्पीड बढ़ती है। और जो कंप्यूटेशनल पावर है, क्लाउड का इंटीग्रेशन वगैरह है, रिसोर्सेज का इंटीग्रेशन है, उसकी वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ जाता है कि आप जो जब आप जिस वन प्रो वन के अंदर 1.5 के 001 के अंदर जो मॉडल्स यूज हो रहे होंगे वो मॉडल्स दूसरे के अंदर भी यूज हो रहे होंगे, बट वो दूसरा वाला ज्यादा टाइम लेगा पहले वाले के, क्योंकि पहले वाले में रिसोर्सेज कम यूज हो रहे हैं। किसी को डाउट है? जेमिनी फ्लास्क, अब फ्लास्क क्या होता है? एक हो गए प्रो मॉडल्स जो है वो बहुत ही एक्यूरेट, उनके अंदर कॉस्ट कटिंग ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है क्योंकि वो रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उनके अंदर टाइम भी ज़्यादा जाता है। और जो जेमिनी फ्लास्क है वो मॉडल सेम जेमिनी मॉडल्स होते हैं, बट वो एफिशिएंट डेटा के लिए होते हैं कि उनके अंदर जो रिसोर्सेज है और वो मेनली एनालिसिस और डेटा क्लासिफिकेशन के ऊपर वर्क करता है। फ्लास्क मॉडल जब जब जेन एआई के अंदर जो हमने वर्टेक्स एआई वाला मॉडल किया था, जब हमने उसके अंदर जो हमने प्रॉम्प्ट बनाए थे, किसने प्रॉम्प्ट वाली एक्सरसाइज खुद से किया था, प्रॉम्प्ट वाला जो लैब था वो खुद से किया था। हाँ, तो जिसने भी यूज किया था तो उन लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि वहां पर पहले से ही जेमिनी फ्लास्क का यूज हो रहा था, क्योंकि फ्लास्क जो है जेमिनी फ्लास्क है वो जो डेटा हैंडलिंग और टेक्स्ट एनालिसिस है उसके लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। फ्लास्क उसके लिए ज़्यादा उसके लिए सेफ साइड पे ज़्यादा रहता है जेमिनी फ्लास्क बिसाइड्स ऑफ प्रो मॉडल्स की जगह हम जेमिनी फ्लास्क ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि जेमिनी फ्लास्क को जो जब बनाया गया था तो उसके अंदर जो भी मॉडल्स यूज़ किए वो बेसिकली ट्रेन इस तरीके से किया गया कि जो डेटा डेटा टेक्स्ट होता है, जो टेक्स्ट हमारा होता है वो ज़्यादा इजीली हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्या जेमिनी फ्लास्क की वजह से हमारा जो भी कॉस्ट कटिंग होता है वो सब थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फायदा ही होता है एट द एंड, क्योंकि हमारा मॉडल हम अगर मॉडल को ऐसे ट्रेन कर रहे हैं कि वो टेक्स्ट के ऊपर वर्क करे और हम अगर उसके लिए फ्लास्क यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए इजी, क्योंकि हमारा आउटपुट जल्दी आएगा। तो हम उस चीज़ के लिए ज़्यादातर फ्लास्क को यूज़ करते हैं ताकि हमारा टाइम कंजम्पशन कम हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि एक ही डेटा सेट होता है, एक ही डेटा स्ट्रिंग होता है, उसकी वजह से ईजी पड़ जाता है। तो वर्सटैलिटी तो ज़्यादा है क्योंकि मिड स्केल और लार्ज स्केल दोनों के लिए वर्क करता है, सेम एज जेमिनी जो हमारा प्रो मॉडल्स है उनकी तरह। फिर स्पेशलाइजेशन इन डेटा प्रोसेसिंग, वही क्योंकि इनको डेटा प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादा, टेक्स्ट के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्लास्क को, तो वो एक बेटर आउटपुट देता है और एक सीमलेस इंटीग्रेशन होता है टेक्स्ट का। अलग अलग साइंस जो फ्लो वर्क्स होते हैं हम उनके अंदर यूज़ कर सकते हैं जेमिनी फ्लास्क को टू टैकल द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड अदर। ये फ्लास्क वर्जन है, फ्लास्क वर्जन से जो हमने यूज़ किए थे कि कैसे जो हमने यूज़ किए थे प्रॉम्प्ट के अंदर, कि हम प्रॉम्प्ट के अंदर इनपुट डाल रहे थे, एग्जांपल दे रहे थे, उस चीज़ के अंदर हमने इसको यूज़ किया था। और उससे ये ज़्यादा इजी इसके लिए रहता है कि ये बेसिकली इसके अंदर इंटीग्रेशन, इसके अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें हम इमेजेस वगैरह डालते हैं तो वो डायरेक्टली टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करता है उसको। और उसके बैकग्राउंड में क्या होता है, जो इमेज होता है उसके जो बिट्स होते हैं हम उनको कन्वर्ट करते हैं और उस इमेजेस को हम एज अ बिट रीड करवाते हैं, जिससे क्या जो डेटा इंटीग्रेशन होता है वो ईजी हो जाता है। जो इमेज को हम एज अ बिट्स यूज़ करते हैं वहाँ पर, सब में ही करता है, बट ये थोड़ा हायर लेवल पर करता है। प्रो के डेटा इंटीग्रेशन से ज़्यादा इजी होता है।
अब हमारा मेन पार्ट आ गया है इंट्रोडक्शन टू गूगल वर्टेक्स एआई। वर्टेक्स एआई क्या होता है? एक एडवांस मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब जैसे आपको पता है कि जो वर्टेक्स एआई है वो एमएल और एआई डीएल डीएल इन सबको यूज करता है एट द बैकग्राउंड टू प्रोवाइड बेटर आउटपुट और बेटर आंसर। आप अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर आपने वर्टेक्स एआई यूज किया है तो आप कोई मेरे को 3 फंक्शंस उसके स्टेट कर सकता है, कोई भी लिख के बता सकता है कि जो वर्टेक्स एआई के अंदर आपने परफॉर्म किए हो और वो इजी लगे हो, आपको याद है अभी तक? इंस्टेंस नहीं, कोई भी किसी को भी याद नहीं वर्टेक्स एआई के अंदर हमने क्या किया था। हाँ, बट वर्क बेंच के अंदर क्या था? अगर आपने कोड रन करना था वहां पर, बट आपने पढ़ा तो होगा ना कि कोड के अंदर लिखा क्या है, हम क्या जनरेट कर रहे थे, मॉडल ट्रेन कर मॉडल कौन सा मॉडल ट्रेन कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे वहां पर, हम किस किस वे में कौन से डेटा सेट के अंदर हम लोग आउटपुट ले रहे थे, किस फॉर्म में आउटपुट ले रहे थे, इंटीजर था, पिक्चर था, वीडियो था, इमेज था, टेक्स्ट था, क्या क्या था। ठीक है, बहुत सारे लोगों को याद है। तो वही वही वर्टेक्स एआई क्या करता है? वर्टेक्स एआई के अंदर अलग अलग फील्ड्स है जिसके अंदर सिंपल क्वेश्चंस के आंसर सही है, बट सिंपल क्वेश्चन के आंसर वो है नहीं क्योंकि वो हेल्यूसिनेशन, वो एक क्वेश्चन आपने सही से पढ़ा नहीं है। उस क्वेश्चन के अंदर ये था कि हमको एक सिचुएशन दी गई थी, उस सिचुएशन के बेसिस पे हमको आउटपुट बनाना था, मॉडल डिप्लॉयमेंट एंड सर्विंग, सही है। तो बेसिकली क्या था उसके अंदर कि हमको वर्टेक्स एआई को यूज करना था। वर्टेक्स एआई बेसिकली टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो, ऑडियो टू वीडियो, अगर आप चाहिए तो आपके जो चैटबॉट्स होते हैं, चैटबॉट्स भी हम वर्टेक्स एआई से बना सकते हैं। आप किसी ने चैटबॉट बनाया है? बहुत सारे लोगों ने पाइथन से चैटबॉट बनाया होगा अभी तक। बहुत सारे लोगों ने पाइथन से चैटबॉट बनाया डिस्कॉर्ड पे, सही है। तो वही चैटबॉट अगर आप वही चैटबॉट अगर आप जैम इस वर्टेक्स एआई से बनाओगे तो वहां पर आपको जितना टाइम कोड लिखने में लगा था, आपको सिर्फ 2 एग्जांपल देने हैं और आपको अपना सीन बताना है, आपको पूरा अपना इंट्रोडक्शन देना है कि उसमें कि क्या क्या मेरे को चाहिए, मेरा कैसा सीनरी है। तो उस हिसाब से तो आपको वही चैटबॉट बनाने के लिए आपको 5 मिनट लगेंगे, बस आपको पे करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि पे करना पड़ेगा तो भैया वो महंगा होगा, अगर मैं पाइथन से बनाता हूँ तो वो सस्ता पड़ेगा। बट आप जब उस चैटबॉट को किसी भी वेबसाइट पे अगर आप किसी वेबसाइट में डालोगे तो आपको उसको होस्ट करवाना पड़ेगा, मॉडल को डिप्लॉय करना पड़ेगा, उस सब की भी कॉस्टिंग लगती है। और जब आप क्लाउड पे कराओगे तो आपके पास सिक्योरिटी बेटर होगी, आपके पास वर्टेक्स एआई जैसा एक प्लेटफॉर्म होगा, जी क्लाउड का एक सपोर्ट होगा, तो उससे आप बेटर वे में अपने जो भी आपने जो बनाया है आप उसको होस्ट कर सकते हो और उससे एक बेटर आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, और एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है कि इसके अंदर सारे स्टेजेस जो एमएल के है, एआई है, डीएल है। एमएल के अंदर डीएल आता है, सिर्फ अंदर आता है, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। तो उसके अंदर क्योंकि वो पूरा एक चार्ट होता है कि किसके अंदर क्या चीज़ आती है, तो उसके उसको यूज़ करके एमएल, डीएल, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सबका एक कॉम्बिनेशन वर्टेक्स एआई के अंदर आपको मिल जाएगा। क्योंकि जब आप वर्क बेंच पर वर्क करते हो तो वर्क बेंच पे आप डायरेक्टली एक एमएल मॉडल को यूज़ करते हो, तब आप जाकर उसके अंदर आउटपुट आता है। एक आपका एक एमएल मॉडल होता है जो उस टेक्स्ट को ऑडियो के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है, और वैसे ही टेक्स्ट को वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है, वो एक एमएल का मॉडल यूज होता है। तो वर्टेक्स एआई के अंदर जितने भी मॉडल्स हैं एमएल के, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सारे मॉडल्स उसके अंदर पहले से इंटीग्रेटेड किए हुए हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पे आपको इजी रिसोर्स मिल जाता है, जिससे आपको वर्टेक्स एआई को एज अ बेटर ऑप्शन आप सबसे ज़्यादा सेफ साइड पर मान सकते हो कि अगर मेरे को डिप्लॉय करना है, क्योंकि आपके पास क्लाउड का सपोर्ट होता है तो आपको
इजी स्टोरेज हो जाता है, डिप्लॉयमेंट इजी हो जाता है, उसको मैनेज करना इजी हो जाता है। जब आपने प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट किया होगा उसके अंदर, तो आपके प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट के अंदर सारे प्रॉम्प्ट्स वैसे के वैसे होंगे। अगर आप तो करना चाहो तो आप उसको वापस रिट्रीव भी कर सकते हो, क्योंकि क्लाउड के अंदर जब आप किसी चीज़ को निकालते हो तो वो क्लाउड के अंदर एज अ ट्रैश वहाँ पर रहता है लाइफ टाइम। जब तक आप उसको फुल या परमानेंटली डिलीट नहीं करते, आप उसको रिट्रीव कर सकते हो, तो वो आपके लिए एक ईजी वे हो जाएगा। अगर आप कहीं और डिप्लॉय करने जाओगे तो वो आपको वापस से फुल डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, पहले से बनाना पड़ेगा, सब कुछ डिप्लॉय करना पड़ेगा। वही सीमलेस इंटीग्रेशन विद गूगल क्लाउड वर्क, क्योंकि बिग क्वेरी के अंदर बहुत सारे पब्लिक डेटा सेट्स होते हैं, जीसीएस और जीसीपी टूल्स होते हैं जो उनसे, क्योंकि बिग बिग डेटा होता है, तो बिग क्वेरी के अंदर बड़े बड़े डेटा सेट्स होते हैं जो आपने यूज़ किए होंगे बहुत सारे। एक डेटा सेट था हमारा ऑटो रेंज करके, उसको हमने यूज़ किया था, तो उसके अंदर बहुत सारा बहुत बड़ा डेटा है, आप देखोगे तो थाउजेंड्स के अंदर डेटा था वो। तो उसको आप जीसीएस और जीसीपी टूल्स के साथ है ना इजीली यूज़ कर सकते हो। जीसीएस जीसीपी टूल्स यानी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म टूल्स वगैरह, ऑटोएमएल कस्टम मॉडल, ट्रेनिंग मॉडल, वो सब उसके अंदर आ जाता है। और सारे जितने भी एमएल एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट, इवन क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये ऑटो एमएल को यूज़ करते हैं। ऑटो एमएल को यूज़ करने की वजह से आपको पहले से कोडिंग कुछ नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली अपने एआई के थ्रू और अपने सेंस लर्निंग के थ्रू वो आपको एक बेटर एमएल का जो मॉडल है वो आपके लिए यूज़ करेगा और आपको एक बेटर आउटपुट देगा। वो आपके ऊपर रिलाई करता है कि आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो। जेमिनी फ्लास्क कर रहे हो अगर टेक्स्ट है तो, अगर डेटा इंटीग्रेशन है तो आप वो करो, अगर इमेज है तो आप प्रो यूज़ कर सकते हो, अगर आप बड़ा डेटा सेट यूज़ कर रहे हो तो प्रो 002 यूज़ कर सकते हो। ऐसे करके वो अलग अलग यूज़र और एक साथ बहुत बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स पे काम कर सकते हो, तो एक उसका एक बड़ा रिलायबल हो गया, बहुत रिलायबल हो जाता है। जब हम बड़े डेटा सेट्स पे काम करते हैं तो हमको बहुत वेट करना पड़ता है। ये वर्टेक्स, गूगल वर्टेक्स एआई के जो कोर फीचर्स है वो ये हो गया। वर्टेक्स एआई इंक्लूड करता है टूल्स, स्ट्रीमलाइन टूल्स। क्या होता है, हम अपने एप्स बनाकर और उसको स्ट्रीमलेसली हम उसको वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं, तो हम उसको वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। वर्टेक्स एआई वर्कबेंच है, तो हम उसमें उसके अंदर क्या करते हैं, ऑटो एमएल तो पहले से है, बट अगर हमको एमएल के थ्रू करना है, अगर हमको कोड वाले एमएल के थ्रू करना है, तो हम एआई वर्कबेंच को यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर एमएल के सारे मॉड्यूल्स वगैरह, पाइथन के मॉड्यूल्स वगैरह जो हम एमएल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो हमको ईजिली और वहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो हमको वहाँ पर एक्सेस हो जाएंगे, तो हम इजीली वहाँ पर एक एमएल का डेटा, अगर आपको सीखना है क्लाउड के साथ एमएल में वर्क करना है, तो आप वहाँ पर कोड से जो एमएल करते हैं हम लोग, तो आप वहाँ पर एक इजीली कर सकते हो और आपकी क्लाउड के अंदर रहेगा और आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर वो चीज़ मिल जाएगी। तो आपके लिए वो एक बेटर चीज़ रहती है कि आप अलग अलग फाइल रखो, फिर उसको कहीं पर डिप्लॉय करो। और थर्ड होता है वर्टेक्स एआई पाइपलाइन। वर्टेक्स एआई पाइपलाइन, जैसे आपको अभी एमएल का जो वर्क फ्लो बताया, वही बेसिकली उसकी पाइपलाइन होगी वर्टेक्स एआई की। बस वो अलग अलग जो मॉडल आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। वो मेनली रिसोर्सेज गैदर करने के लिए होते हैं, कि वो अलग अलग फॉर्म में रिसोर्सेज गैदर करते हैं। और मैनेजमेंट तो आपको पता है, आप लोगों ने जितने भी प्रॉम्प्ट्स अभी तक किए होंगे, आपके लिए इजी मैनेजमेंट होता है वहाँ पर। और वर्क बेंच के अंदर भी जब आप जुपिटर का यूज़ करते हो, क्योंकि जुपिटर इज बेस्ट, आप वहाँ पर कभी भी फाइल स्टोर करते हो तो वो आपके वहाँ पर स्टोर रहता है, एज क्लाउड ही वर्क करता है वो। तो वो हो गया, फिर उसका इजी मैनेजमेंट होता है, ऑटोमेट वर्क फ्लो होता है। ये कोर फीचर्स हो गए गूगल वर्टेक्स एआई के। आप लोग मेरे को थोड़ा बहुत बता सकते हो, अब तक आपने गूगल वर्टेक्स एआई यूज़ किया हुआ है, तो आप उसके अंदर कुछ बता सकते हो? हाँ, एमएल ओप्स कैपेबिलिटीज वो आ जाते हैं उसके अंदर, पाइपलाइन के अंदर जब हम ऑटो एमएल यूज़ करते हैं तो वो आता है उसमें। और कोई कुछ बता सकते हो? ठीक है, तो अब यही वो जनरेटिव एआई के जो फीचर्स है जो वर्टेक्स एआई यूज़ करता है, जैसे टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन हो गया, टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन हो गया, एनएलपी एलएलएम का यूज़ करता है, प्री ट्रेन डेटा, प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं जो कॉमन यूज़ केसेस के लिए होते हैं,
जिससे कि हमारा जो आउटपुट होता है वो जल्दी आता है हमारे पास। हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है, जो पीछे एमएल वर्क होता है बैकग्राउंड में, वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, उससे हमारा एग्जीक्यूशन बढ़ जाता है और जो टाइम कंजम्पशन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी और हमारा टाइम रिलायमेंट सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। और एनएलपी है, एनएलपी के अंदर एडवांस टेक्स्ट एनालिसिस है, जैसे आप सबने किया है अभी तक। जब जब हमने किसी प्रॉम्प्ट को डाला है तो उसके अंदर हमने एनएलपी का यूज हुआ है। एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, जब एआई पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं वो विजन ट्रांसलेशन एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस एक्सेलरेट डिप्लॉयमेंट विदाउट नीडिंग ट्रेनिंग फ्रॉम स्क्रैच। मतलब जब आप एमएल को पढ़ने जाओगे या एआई को पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत सारे मॉडल्स पहले से पढ़ाए जाते हैं, और उसके साथ आपको उसके कोड्स, आप उसको उस मॉडल को कैसे इम्पोज करते हो, उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो, उसकी मेथड आपको सब सीखना पड़ता है। बट यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो आप कभी अगर किसी मॉडल को ट्रेन करते हो तो आपको आपको सिर्फ उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप अगर किसी मॉडल को यूज कर लोगे तो आपके बैकग्राउंड में प्री ट्रेन बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। मान लो जैसे टेक्स्ट एनालिसिस है, इमेज है, तो उसके लिए बहुत शॉर्ट शॉर्ट मॉडल्स पहले से बनाए हुए डाले हुए हैं वर्टेक्स के अंदर। तो वर्टेक्स क्या करता है, तो आपके लिए बेस्ट मॉडल को चूज करता है और उस मॉडल को के मॉडल के साथ मर्ज करता है और आपको एक बेटर आउटपुट प्रोवाइड करता है, अगर आप खुद से बनाया हुआ कोई मॉडल यूज करना चाहते हो। अगर आप कोई छोटी चीज के लिए कोई हायर मॉडल यूज करते हो तो अगर आप उसको प्रोवाइड करोगे तो वो आपको सजेस्ट, वर्टेक्स या आपके लिए उससे बेटर कोई मॉडल आपके लिए सजेस्ट करेगा, और आपका जो आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ इंटीग्रेट करके ही आएगा। अब अगर हम जेमिनी मॉडल्स, फ्लास्क वगैरह सब कुछ एक ही है, बट इन सब के अंदर थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर डिफरेंस होता है कि किसी की स्केलेबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी के अंदर एग्जीक्यूशन ज़्यादा होता है, वर्क टाइम ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, किसी का टाइम कंजम्पशन कम होता है, कोई बेटर आउटपुट देता है। तो वही लिखा है कि जो जेमिनी मॉडल्स हैं वो डुअल यूज़ करते हैं, डुअल फंक्शनल होते हैं, कोलैबोरेटिव होते हैं, और जो फ्लास्क मॉडल है वो एफिशिएंट होते हैं डेटा प्रोसेसिंग में, मिडिल लेवल टू लार्ज स्केल, यानी कि जो डेटा सेट्स होते हैं उनको वो लोग, जो डेटा होता है उसको ज़्यादा इजीली वो लोग उसके साथ वर्क कर सकते हैं। और वर्टेक्स एआई इन सब के लिए एक मॉडल है जो इस सब को मैनेज करता है, मॉनिटरिंग हमारे लिए इजी हो जाता है, स्केलेबल डिप्लॉयमेंट हो जाता है, जिससे हमारा एट द एंड एक एक एट द एंड स्पेशल नहीं बोलूँगा, ऐसा फुल फ्लेज्ड एक स्केलेबल हमारे पास एक मॉडल निकल के आता है, जिसको हम एक इजी वे में जिसको डिप्लॉय कर सकते हैं, यूज़ करना इजी है हमारे लिए, बिकॉज ऑफ क्लाउड का इंटीग्रेशन है, उसको स्टोर करना, उसके ऊपर रिलाई करना इजी बढ़ जाता है। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझको पूछ सकता है। एज रिटन योर क्वेश्चंस आर वैल्यूड। If anyone has any doubt, you can ask your doubts in the chat section. Okay. What Adnan explained. If you have doubt in that, you can type in the chat or what I explained. Any doubts? See, basically, Vertex AI overload. Yeah, it is a good question. As I explained you in my ML workflow, that when you are deploying your model, Vertex AI takes care of the scalable hardware and the scalability also. So when there is a overload, then there is an option that you can scale your resources according to the load. Okay, so it's not that the resources that you have given or you have occupied is fixed. You can scale up and down according to your needs. So this is how the overload is handled. Okay, Bhavik. Anyone else? Any doubts? एनी डाउट्स किसी को? Doubts.
गाइस अगर किसी को कोई भी किसी भी तरह का डाउट है वो पूछ सकते हो। एक का है। Oh, here is a doubt. Okay, Namita. What do you mean by entity extraction or types of? Yeah, so entity extraction, it was a part of text data type that you can perform entity extraction in text data type. So what I mean by entity extraction is that like if you want to extract a particular sentence, like if I have a sentence that Arman, like my name, Arman is a good boy. So if you want to extract all the particular entities, means all the sentences that refers to me, so it becomes an entity. Okay, so you can get or extract all those uh, sentences or all those paragraph in the text which refers to a particular entity. So this is called entity extraction. Okay, Namita. I hope your doubt was clear. The concept of smart contracts and their application in cryptocurrency. Bhavik, Bhavik wants to go in uh, blockchain smart contracts. About to into the model specific. Yeah, so as I said that, Meshwa, as I said that in this, you have to upload the data set that you want to train or test your model on. So you can fine tune or you can upload the data set according to your needs, according to the model that you prefer. Okay, and if you require a more good model, then you can, instead of auto ML, you can means auto ML. If you want a combined model for different type of data types, then you can select custom model option also. In auto ML, it will be preferable for only one type of data set, like only image data types uh, or tabular data type, text or video. Okay. Smith, can you explain? So segmentation, it is I explained it in image data type. So segmentation means it is a type of labeling that is done pixel by pixel. In image, as we all know that the image is made up of many pixels. There are many thousands of pixels. Okay, so here to achieve accuracy in segmentation, each pixel uh, is labeled so that you can have a more good outcome or a good accuracy. So this is what segmentation. If I give you an overview about it. भाविक, अगर सिक्योरिटी लेवल की बात करें हम वर्टेक्स आई के अंदर, तो किसी भी एआई मॉडल का सिक्योरिटी लेवल, क्योंकि वर्टेक्स एक मॉडल है, बेसिकली वो एक प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म के लिए आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस वगैरह लेना पड़ता है। जैसे वर्टेक्स आई के पास गूगल की, पहले तो गूगल का नाम है, सेकंड उसके पास से GDPR, CCPA, ISO, IEC 7 2000 सारे सर्टिफिकेशन है, तो बहुत रिलायबल हो जाता है। और एक जब आप किसी ऐसी कंपनी के साथ, आप किसी ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते हो जैसे क्लाउड का पूरा एक सेटअप जिसने लॉन्च किया हो, या फिर उसके, तो आप उसके जो सिक्योरिटी, आप उस पर थोड़ा भरोसा कर सकते हो। सिक्योरिटी लेवल तो बहुत हाई होते हैं। जैसे अगर देखा जाए ना, तो इसके अंदर ऑडिट लॉगिंग होती है, जो आपने देखा था। जब आप अपना डिप्लॉय करोगे, जब तक आपका जब आप ऑडिट करने जाओगे, जब तक आपको वहाँ पे क्लियरेंस नहीं मिलता है, तब तक आपका वो जो चीज़ है वो फायरवॉल के आगे नहीं जाएगा। तब तक वो चीज़ को उसको सबके लिए पब्लिक नहीं हो सकता है, जब तक ऑडिट के अंदर आपको कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है। अगर आपने किया है तो 200 कंफर्मेशन होता है गूगल क्लाउड की तरफ से, जब तक वो नहीं मिलता है तब तक उस चीज़ पब्लिक नहीं होती।
और एज अ पब्लिक का मतलब ऑल पब्लिक के लिए नहीं, क्योंकि गूगल क्लाउड खुद वो चीज़ को इंटर कर सकता है, हिंडर कर सकता है, देख सकता है। Yeah, as I said in Namita, as I said in custom data type, you can use a mixture of the basic data types. Like you can have image and text. You can have tabular and text. Means different type of. You can combine different data types in custom model. दर्शन, अगर वर्टेक्स है वर्कबेंच के अंदर आप अगर इंटीग्रेशन करना चाहो ना, अगर जैसे बिग क्वेरी क्लाउड स्टोरेज का, तो आप उसके जो एपीआईज है उनको मतलब इंपोर्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो वहाँ से आप जो भी बिग क्वेरी के जो भी मान लो बिग क्वेरी के अंदर पब्लिक डेटा सेट्स होता है, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हो और उनके ऊपर आप अपना एमएल के जो भी आप करना चाहते हो मॉडल, वो आप उसके ऊपर ट्रेन कर सकते हो और उससे आपको आउटकम भी मिलेगा। Yes, Mishma, it's right. If you use segmentation in tabular form, that which part of the data you want to focus on, yeah, which part you want to select, it's good. Any other doubts? Bhavik, how does Vertex AI compare to other Google Cloud AI products? Like, see, Vertex AI, it is a type of platform. It is not a AI. It is a platform which manages your ML ops, or you can say machine learning workflow. Okay, Vertex AI, it is a platform. It is not specified AI. It is a platform which supports you in the ML workflow and gives you a platform to host and deploy your uh, ML models. Any other doubts? किसी को और doubt है? नहीं? Okay, so this was it for today, and those who have participated in GenAI Study Jam, do you want to ask anything about the study jams that we had? Anything about it? कुछ पूछना है आपको? Nothing? How does Vertex AI handle feature engineering and data pre-processing? Yeah, so data pre-processing, for that you need to, as I said that in it all comes in the feature engineering. It all comes in data preparation. Okay, so there is you can prepare your data and you can upload your own data set in the Vertex. I had just said it to someone. Feature engineering and all, it comes in data preparation only. Okay, in feature engineering, what you do, you select the features that are required for your ML model. Okay, now to select feature, there can be many parameters, okay, that you can use. So that's how you can handle. Okay. And to all who had participated in GenAI Study Jam, everyone had done a great job. Okay, as you all know, we have
successfully achieved the tier 2. Okay, tier 2 means we had to complete 60 modules. Not 60 modules means 60 students have had to complete all the modules. So we have successfully achieved the tier 2. And about the certificates and swags that you swags and certificates that you will get. So we will be organizing an event for the swags and certificate distribution. So the swags are we are not creating the swags are coming from Google itself. So it will take some time, like customs and all. So you can expect till January ending, you all will get your swags and certificates. Okay. Yeah, so you can expect at January end. Okay. Okay, so that was the update for the Gen AI Study Jam. And okay, so this was for today's event. I hope you all liked it, and uh, I would like if you all would just give your valuable feedback after the session. You will get a Google Forms on your email, and your feedback will be highly valued. And it will be you can also suggest some uh, suggest about our future events. What should be the topic, and how did you like this event or not? What was your experience, and what did you learn today? Okay, you can share your experience. Okay, and thank you everyone. Thank you for being here. I hope you all have learned something here and something new. You have learned something new, and thank you everyone. Thank you, everyone. Please give the feedback. Okay, now you can leave. Thank you. Bye.